फुटपाथ पर बूट पॉलिश वाली गरीब नंद। जी मालिनी जी, हम टाइम पर होटल पहुंच जाएंगे। जी नमस्ते। एक बार देखकर आती हूँ ये लड़की तैयार हुई कि नहीं। हे भगवान, स्वाति तू तैयार नहीं हुई, वहां वो लोग पहुंच गए, उठ जल्दी। ओफो माँ, आप तो मुझे ऐसे डरा रही हो जैसे आज मुझे लड़के वाले देखने नहीं आ रही, बल्कि मेरा आईएएस का इंटरव्यू हो। वैसे माँ, मेरी नंद तो होगी ना, वरना मैं बातें किससे करूंगी। एनीवे, डैडी चलो मैं दूसरी गाड़ी से आती हूँ। थोड़ी देर में स्वाति तैयार हो जाती है। ओह गॉड, आई एम गेटिंग लेट। अब तो फुल स्पीड में गाड़ी भगानी पड़ेगी। तभी आगे जाकर गाड़ी का स्पीड बैलेंस करने के लिए स्वाति जैसे ही कार की ब्रेक मारती है तभी सैंडल टूट जाता है। ओह नो, शिट 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 शिट, इस सैंडल को भी अभी टूटना था। तभी उसे फुटपाथ पर बैठी एक गरीब लड़की दिखाई देती है, गंदे मैले फटे पुराने कपड़े पहने, जो बूट पॉलिश कर रही होती है। जब वह वहां आती है तो मयंक नाम का एक अमीर घमंडी लड़का उसे झाड़ रहा होता है। अबे ओ गरीब, ये क्या हल्के हाथ चला रही है, अच्छे से बूट पॉलिश कर तो रही हूँ साहब। बूट पॉलिश करवाने के बाद मयंक उस बेचारी गरीब को बिना पैसे दिए जाने लगता है। साहब मेरे पैसे तो देते जाइए। किस बात के पैसे बे? साहब मैंने आपके बूट पॉलिश किए हैं। उस गरीब के पैसे मांगने पर मयंक अपने जूते से उसका हाथ कुचल देता है। माँ मेरा हाथ, कोई बचाओ। कोई भी नहीं आएगा तुझे बचाने। मेरा बाप इस इलाके में आईपीएस है। चाहूँ ना तो एक पल में तुझे इस फुटपाथ से हटा दूं। साली दो कौड़ी की गरीब मुझसे पैसे मांगती है। कैसे लोग हैं? ये लड़का उस गरीब बेचारी पर जुल्म ढा रहा है और सभी फुटपाथ पर खड़े तमाशा देख रहे हैं। स्वाति गुस्से में आगे आकर मयंक का गिरेबान पकड़ लेती है। शर्म नहीं आती तुम्हें? एक गरीब बेचारी को इस तरह से सताते? बड़े बाप की औलाद हो तो कुछ भी करोगे। तुम जैसे अमीरों ने गरीब का कमाना खाना भी मुश्किल कर दिया है। क्यों मैडम, ये गरीब क्या तुम्हारी अपनी लगती है? हाँ लगती है। अब अपनी शक्ल लेकर दफा हो जाओ यहाँ से। उसके जाते ही गरीब नंदनी आंसू पोंछ कर कहती है, शुक्रिया मेम साहब मेरी मदद करने के लिए। मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? देखो ना मेरी सैंडल टूट गई है। ये मेरी फेवरेट सैंडल है, क्या तुम इसे जोड़ दोगी? जी मैडम जी, आप बैठ जाइए। नंदनी सैंडल सिलने लगती है। तभी स्वाति पूछती है, तुम रोज इसी फुटपाथ पर जूते पॉलिश करती हो? जी मेम साहब, यूं समझ लीजिए ये फुटपाथ ही मुझ गरीब का घर है। रोजी रोटी कमाने के लिए यहीं बैठकर बूट पॉलिश करती हूँ। तुम्हारे अपने कहाँ गए? अपने थे, पर सालों पहले इसी फुटपाथ पर मैं उनसे बिछड़ गई। ये कहते कहते उस गरीब की आंखों से झरझर आंसू गिरने लगते हैं और वह अपनी कहानी बताती है। हर्षवर्धन सफल बिजनेसमैन थे। बेटे अर्जुन के होने के 8 साल बाद उनके घर बेटी पैदा हुई थी। मालिनी, आज तुमने मेरे खानदान की सबसे बड़ी खुशी दी है। मेरे घर में लक्ष्मी आई है। मेरी रानी बेटी का नाम होगा नंदिनी। भगवान की दया से आज हमारा परिवार पूरा हो गया। मालिनी और हर्ष की दुनिया अपने दोनों बच्चों के साथ खुशी भरी बीतने लगी और 5 साल हो गए। मगर एक दिन उनकी गाड़ी उसी फुटपाथ से गुजरी जहां पर बहुत कोहराम छाया था। सड़क के बीच गरीबों का अनशन छिड़ा था। वह आते जाते गाड़ियों के शीशे तोड़ रहे थे। तभी गाड़ी का दरवाजा खुल गया और नंदिनी नीचे गिर गई। माँ, गुड़िया गिर गई। नंदिनी मेरी बच्ची। मालिनी संभालो खुद को, ड्राइवर गाड़ी भगाओ। पत्नी और बेटे की जान बचाकर हर्ष वहां से चले गए। नंदिनी रोती बिलखती रही। मम्मी डैडी आप कहाँ हो? मुझे भूख लगी है। भूख से तड़पती वो बच्ची कचरे में से खाना ढूंढकर खाती है और रात भर फुटपाथ पर फूट फूट कर रोती। तभी एक दिन उसने एक गरीब को बूट पॉलिश करते देखा। ये अंकल बूट पॉलिश कर रहे हैं, तभी तो लोग उन्हें पैसे देकर जा रहे हैं। अगर मैं भी इस फुटपाथ पर बूट पॉलिश करूंगी तो लोग मुझे भी पैसे देंगे। फिर मुझे कचरे में से गंदा खाना खाना नहीं पड़ेगा। उस दिन से अपना पेट पालने के लिए वह गरीब अनाथ बच्ची लोगों की बूट पॉलिश करने लगती है। बस इतनी सी ही कहानी है मेरी। इस फुटपाथ ने मुझ गरीब से मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरे अपने, मेरी खुशी, मेरी पढ़ाई लिखाई, बचपन, सब कुछ। रो मत नंदिनी, पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती। तुम चाहो तो अभी पढ़ सकती हो। मुझे जाना होगा। इसके बाद स्वाति होटल पहुंचती है।
लीजिए समधन जी, समधी जी भी आ गए। स्वाति जी नमस्ते। स्वाति अपने होने वाले सास ससुर के पैर छूती है और रिश्ता पक्का हो जाता है। फिर बड़े ही धूमधाम से उसकी शादी अर्जुन से हो जाती है। अर्जुन जल्दी से तैयार हो जा, बहू को पग फेरे के लिए उसके मायके लेकर जाना है। ड्राइवर, ये फल और मिठाइयाँ गाड़ी में रख दो। स्वाति जल्दी से आ जाओ। स्वाति अर्जुन के साथ गाड़ी में बैठ जाती है। तभी फुटपाथ पर उस गरीब बूट पॉलिश वाली को देखकर अर्जुन गाड़ी रोकता है। गाड़ी क्यों रोक दी अर्जुन? स्वाति, मैं बूट पॉलिश कराना भूल गया। अब दामाद पहली बार ससुराल जा रहा है तो प्रॉपर सूट बूट चमकना चाहिए। अरे ये तो वही लड़की है, मैं भी चलती हूँ। अर्जुन नंदिनी को अपने बूट पॉलिश करने को देता है। मैडम जी, आपकी शादी हो गई, बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू नंदिनी, ये मेरे पति अर्जुन है और मैं हर्षवर्धन खानदान की बहू हूँ। फिर तो जैसे नंदिनी के आंसू रोके नहीं रुकते। इसका मतलब मैडम जी मेरी भाभी हैं? तुम्हारी आंखें क्यों भीग गई नंदिनी? नंदिनी बूट पॉलिश के मैले झोले से एक पुरानी गुड़िया निकालती है। अर्जुन भैया, आप इसे पहचानते हैं? तभी डबडबाई आंखों से अर्जुन उस गरीब बूट पॉलिश वाली को देखकर बोलता है, हाँ, ये गुड़िया मैंने मेरी बहन को दी थी, मगर कुछ साल पहले इस फुटपाथ ने मुझसे मेरी बहन को छीन लिया। इसका मतलब नंदिनी मेरी ननद है? ये कहते स्वाति अपनी गरीब ननद को गले से लगा लेती है। नंदिनी, तुम मेरी ननद हो? अर्जुन, ये तुम्हारी बहन है। इतने बड़े घर की बेटी होकर भी तुम्हारी जिंदगी इस फुटपाथ पर बीत गई। क्या कुछ झेलना पड़ा तुम्हें? मगर अब बस, घर चलो। स्वाति अपनी गरीब ननद को फुटपाथ से उठाकर ससुराल लाती है। अरे बहू, पग फेरा करके इतनी जल्दी लौट आई और ये किस गरीब को अपने साथ लाई हो? पॉलिश के काले स्याही में सने गरीब नंदिनी के कपड़े और हालात देखकर मालिनी भी घिन भरी नजरों से उसे देखती है। तभी स्वाति कहती है, माँ जी, ये गरीब नहीं बल्कि मेरी ननद है और इस घर की बेटी भी। नंदिनी, मेरी बच्ची, भगवान का शुक्र है जो तू हमें मिल गई। हमने तुझे कहां कहां नहीं ढूंढा मेरी बच्ची। इसके बाद स्वाति अपनी गरीब ननद को कमरे में लाती है। चलो ननद जी, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। सालों बाद अमीर घर में लौटकर नंदिनी अपना मखमल का बिछौना देखकर खड़ी रह जाती है। क्या हुआ ननद जी, बैठो ना। नहीं भाभी, मैं जिस गरीब फुटपाथ से आई हूँ उस काले रंग में सना मेरा मैला शरीर इस मखमल के बिस्तर पर बैठने के लायक भी नहीं। भूल के भी ये ख्याल मन में मत लाओ। अपनी नजर को उठाकर देखो, तुम्हारी दुनिया बदल चुकी है। तुम इस घर की बेटी हो और हम तुम्हारे अपने। तुम बैठो। फिर स्वाति अपने बहुत से सुंदर सुंदर सूट अपनी गरीब ननद को देती है। ये लो ननद जी, ये सूट तुम्हारे लिए, जो भी पसंद हो पहन लो, ठीक है? फिर नंदिनी अपनी अमीर भाभी का दिया हुआ वो नया सूट पहनती है। जिसके बाद स्वाति अपनी गरीब फुटपाथ से आई ननद का मेकअप करती है और उसके बाल बनाती है और भराई आंखों से कहती है, जरा देखो तो, लाखों में एक लग रही है मेरी प्यारी ननद। भगवान करे तुम्हारी खुशियों को अब किसी की भी नजर ना लगे। मेरी प्यारी ननद और तुम्हारी भाभी होने के नाते मैं बस भगवान से यही मांगती हूँ कि वह मेरे हिस्से की खुशियां भी मेरी ननद की झोली में डाल दे। अपनी अमीर भाभी का अपने लिए इतना प्यार देखकर गरीब नंदिनी का दिल भर आता है। जिसके बाद स्वाति उसके मन पसंद का खाना बनाती है। आओ नंदिनी, यहाँ बैठो। देखो, तुम्हारी भाभी ने खुद अपने हाथों से सारा खाना तुम्हारी पसंद का बनाया है। शुक्रिया भाभी। लोगों से सुना था कि भाभी ननद की कभी सगी नहीं होती, मगर आज आपकी वजह से मैं अपनों के बीच हूँ। वरना आज भी मैं उस फुटपाथ पर लोगों की गंदी नजर झेलकर बूट पॉलिश करके रोजी रोटी कमा रही होती। वो दुख के दिन गए नंदिनी, अब खुशियां ही खुशियां होंगी। तुम इस परिवार के दिल का टुकड़ा हो। स्वाति अपने हाथों से अपनी गरीब ननद को निवाला खिलाती है। स्वाति अपनी गरीब ननद को खूब प्यार देती है, जिससे नंदिनी के मन में ठहरा हुआ गरीबी में जी गई दुख भरी जिंदगी का एहसास हमेशा के लिए भर जाता है। प्रमोद, देख बेटा, तेरा छोटा भाई सचिन बहुत भोला है, ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की है, मासूम है। इसके साथ प्यार से रहना। मैं अपनी आखिरी सांसें गिन रही हूँ। मुझसे वादा कर, वो अपने छोटे भाई का तू कभी साथ नहीं छोड़ेगा। अरे तुम दोनों बहुएं हमेशा एक साथ रहना, इस घर को
अच्छे से संभालना। भोला क्या, लप्पू सा सचिन है ये, पढ़ना लिखना आवे ना। माँ जी ऐसे मत कहिए, आप हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी माँ जी। दीदी आपको माँ जी को समझाइए ना। ओहो, लगता है मुझे भी एक्टिंग करनी पड़ेगी। हाँ माँ जी, ऐसा मत कहिए, आपके बिना हम कैसे रहेंगे। प्रमोद, तूने मुझे अभी तक वादा नहीं किया है, बोल बेटा, रहेगा ना अपने भाई के साथ? हाँ माँ, वादा करता हूँ मैं अपने भाई का ख्याल रखूंगा। ये सुनते ही सुलोचना अपना दम तोड़ देती है। सचिन के हाथ से उसकी माँ का हाथ छूट जाता है। नहीं माँ नहीं, आप मुझे छोड़कर ऐसे नहीं जा सकते। मैं कैसे रहूंगा आपके बिना। भैया, माँ चले गए। रो मत मेरे भाई, आखिर जाने वाले को कौन रोक सकता है। चलो अच्छा है, बुढ़िया लुढ़क गई। अब ये सारी प्रॉपर्टी मैं हथिया लूंगी। इन गवारन पर देवर देवरानी को इनका हिस्सा भी नहीं देने दूंगी। परिवारजन के लिए बेहद दुखद का समय होता है। वो सुलोचना का अंतिम संस्कार कर देते हैं। सुलोचना के जाने का दुख सबसे ज्यादा उसके छोटे बेटे सचिन और बहू पारुल को था। पढ़ी लिखी अमीर जेठानी सुलोचना के जाने से बहुत खुश थी, क्योंकि उसे घर पर अपना कब्जा जो चाहिए था। प्रमोद भी थोड़ा लालची था। जैसे तैसे दिन गुजरते हैं। नताशा पारुल पर हक जमाने लगती है। जैसे कि एक शाम वो चाय पी रही थी तो टेबल पर चाय गिरा देती है। ओफो, चाय गिर गई। अभी उस नौकरानी को बुलाती हूँ। पारुल, ये टेबल गंदी हो गई है, जरा इसे साफ कर दो। और कपड़े धोने के लिए कहा था मैंने, धुल गए सारे कपड़े। हाँ दीदी, बस कपड़े ही धो रही थी। अपने हाथों को जल्दी जल्दी चलाया कर, घर में और भी बहुत सारे काम हैं करने को। पूरा दिन कपड़े ही धोती रहेगी क्या? मुझे घर का सारा काम टाइम पर चाहिए है। हमारी तो है नहीं इस घर को संभालने के लिए, वो तो मुझे ही संभालना होगा ना। दीदी बुरा मत मानिएगा, पर कुर्सी पर बैठे बैठे तो आप घर को संभाल नहीं सकते हैं। आप तो कोई काम में मदद नहीं करती हैं, सारा काम बस मैं ही करती हूँ। तेरी इतनी हिम्मत की तो मुझसे जुबान लड़ाए। ये कहते ही नताशा पारुल के बाल पकड़कर खींचती है। आह, दीदी मुझे छोड़ दीजिए, मुझे दर्द हो रहा है। ये आप क्या कर रही हो? वही कर रही हूँ जिसके तू लायक है। दोबारा मुझसे ऐसी बात करने से 100 बार सोचेगी तू। जाकर काम निपटा। जब से माँ जी गई है, दीदी बहुत बदल गई है। पता नहीं वो क्या चाहती है। मैंने तो उन्हें कुछ गलत नहीं बोला, बस आज ही कहा था। फिर पारुल घर के काम करने लगती है। इतने में सचिन आ जाता है और बताता है कि खेत का काम ठीक से नहीं चल रहा है। वहीं दूसरी ओर नताशा छोटे भाई के खिलाफ प्रमोद को भड़का देती है। फिर प्रमोद नताशा की बातों में आकर अपने छोटे भाई और उसकी पत्नी की बड़ी बेइज्जती के साथ घर से बाहर निकाल देता है। वो दोनों गिड़गिड़ाते रहते हैं। उन दोनों को पैसों के घमंड में उनकी एक भी नहीं सुनते और उनका सामान घर से निकाल फेंकते हैं। आप हमारा हिस्सा कैसे ले सकते हैं, और हम कहाँ जाएंगे रहने? कहीं भी जाओ, हमें क्या। अब अपनी गरीबी वाली शक्ल हमें कभी मत दिखाना, निकलो। ये कहकर नताशा उनके मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। ऐसे ही दोनों परेशान पति पत्नी अपने खेत के पास ही एक झोपड़ी बनी रहती है, उसमें रहते हैं। ये क्या हो गया? पारुल, मुझे माफ कर दो। भैया ने माँ से किया वादा भी तोड़ दिया। पता नहीं लोग क्यों लालच की वजह से रिश्ते तोड़ देते हैं। अब मैं खेत में बुआई कैसे करूंगा? कोई बात नहीं, हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे, जैसे तैसे गरीबी में ही रह लेंगे। दोनों पति पत्नी मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ देते हैं। जैसे तैसे ही अपने खेत में फसल उगाने की कोशिश करते हैं, पर 1.5-2 महीने उन्हें कोई उन्नति हासिल नहीं होती, जिस वजह से वो परेशान थे। वहीं दूसरी ओर अमीर जेठ और जेठानी रोज पार्टी करके पैसे उड़ाने में बिजी थे। लालच के कारण सट्टा लगाने लगते हैं, जिसमें वो बहुत पैसे हार जाते हैं, जिससे उनके बिजनेस पर बहुत बुरा असर पड़ता है और वो देखते ही देखते 6 महीने में कंगाल हो जाता है। पर सचिन अपनी मेहनत से वे खेत में वृद्धि कर लेता है और अच्छी खासी फसल के अब उसे बढ़िया दाम भी मिल रहे थे। अरे पारुल, देखो मुझे फसल का कितना अच्छा दाम मिला। आज ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम मेरा साथ नहीं देती तो मैं ये मुकाम कभी हासिल नहीं कर पाता। अजी, अब आप मेरी कितनी तारीफ करेंगे, इसमें आपकी भी तो मेहनत है। मैंने तो बस एक दिन रात खेत में आपका साथ दिया है। जेठ जेठानी जी ने हमारे साथ बहुत गलत किया है, पर हमने भी अपने पांव पर खड़े रहना सीख लिया है। अब देखना हम अपने छोटे से घर को कितने अच्छे से सजाएंगे। 2 दिन बाद दिवाली और लक्ष्मी पूजन भी तो है। हाँ ये तो है।
इसलिए मेरी दिल से इच्छा है कि मैं गरीब लोगों की मदद करूं, मैं उन्हें कंबल बांटूं। जी बिल्कुल। वहीं दूसरी ओर प्रमोद और नताशा बड़ी मुश्किल से गरीबी में दरिद्र के दिन जी रहे थे। उनके लालच ने उन्हें इतना कंगाल बना दिया था कि खाने के लिए कुछ भी नहीं था। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं इतना कैसे गिर गया। यकीन नहीं होता कि आज दिवाली के दिन हम इतने कंगाल रूप में हैं। पता नहीं पूजा कर भी पाएंगे या नहीं। अजी मुझे तो बहुत भूख लग रही है, बाहर चलो, क्या पता कुछ खाने को मिल जाए। मंदिर की ओर ही चलते हैं। हाँ। दोनों पति पत्नी भूखे बेहाल होकर मंदिर की ओर जा ही रहे थे कि तभी वहीं एक लंबी सी लाइन में कंबल बांटे जा रहे थे और दूसरी तरफ खाना। ये देखकर जेठ और जेठानी लाइन में लग जाते हैं। जब सचिन और पारुल उन्हें कंबल और खाना देते हैं तो अचंभित हो जाते हैं। अरे पारुल दीदी, ये आपने क्या हाल बनाया हुआ है? हाँ भैया, आप यहाँ कैसे? छोटे, तू ये सब करवा रहा है, पर तेरे पास तो पैसा नहीं था। आपने मुझे घर से बेघर कर दिया। मेरा खेत भी ठीक से उपजाऊ नहीं हुआ था, पर हम दोनों ने अपनी मेहनत से सब ठीक कर लिया। इसीलिए गरीब लोगों में बांट रहे थे। पर आपने तो मेरी प्रॉपर्टी भी हथिया ली थी, तो आज सड़क पर ऐसे फटे कपड़ों में क्यों हो भैया? प्रमोद अपने भाई के पैरों में रोते हुए गिर जाता है। माफ कर दे भाई, मुझे माफ कर दे। ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया और माँ का वादा भी तोड़ दिया। देखा दीदी, बुरे का अंजाम तो बुरा ही होता है। प्रॉपर्टी के पीछे आज तक कोई खुश नहीं रहा इस दुनिया में। मुझे माफ कर दे पारुल, मैं तेरे साथ बहुत गलत की। तेरे जेठ जी को भी भड़का दिया और मैंने भी तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया था। लेकिन हम राजा बनने की जगह रंक बनकर ही रह गए। हालात इतने बिगड़ गए कि दिवाली मनाने तो दूर, खाने के लिए भी कुछ नहीं है। अब आप दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो हम आपको ऐसे नहीं छोड़ सकते। चलिए घर चलते हैं, दिवाली की पूजा भी तो करनी है। शुक्रिया मेरे भाई, मैं नाम का बड़ा हूं लेकिन बड़प्पन तूने दिखाया है। पुरानी बातों को छोड़कर एक नई शुरुआत करते हैं। चलिए दिवाली मनाते हैं। फिर सचिन और पारुल उन्हें अपने घर ले जाते हैं, जहां वो एक नए कपड़े पहनते हैं और मिलकर लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। तुमको निस दिन सेवत हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता। जय लक्ष्मी माता, अब से हम दोनों कोई गलत काम नहीं करेंगे। आप हमसे रुष्ट हो गई थी, पर हमें माफ कर दीजिए। हम पर अपनी कृपा बनाए रखिए। दीदी, जहाँ घर और मन में सुख शांति सफाई का वास होता है, वहाँ लक्ष्मी माता जरूर कृपा करती हैं। चलिए ये लीजिए, सब मिठाई खाइए। आप मेरी और पारुल की तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लो तुम दोनों भी खाओ। हमारी ओर से भी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलो अब पटाखे जलाते हैं। हाँ हाँ चलिए, मैं तो फुलझड़ी जलाऊंगी। मुझे पटाखे से डर लगता है। ठीक है बाबा। फिर चारों बहू बेटे बड़े प्यार से बाहर जाकर पटाखे जलाने लगते हैं। इसी तरह लालची घमंडी और जेठ जेठानी को उनके किए की सजा मिल जाती है और दोनों जेठ जेठानी सुधर कर उनके साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।